सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन एसएस गुजरात बोर्ड। यस, और उसमें भी पहला चैप्टर लेंगे, दैट इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ली हुई मैंने, तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपको मैं चैप्टर एक एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों ज़रूरी है एक एक लाइन पढ़ना इस चैप्टर को, या हमारे एसएस के हर चैप्टर को लगभग हम वन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पेपर स्टाइल में 1 मार्क के क्वेश्चंस भी हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, और कई बार बीच बीच में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप नोट्स वाइज देखो, हिस्ट्री को तो आपको एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीज़ अपन नोट वाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेनली सब कुछ समझना होता है और समझ के आप लिख सकते हो। बट इन केस ऑफ हिस्ट्री समझने के साथ साथ आपको मेमोराइज भी करना होता है, बहुत कुछ आपको याद रखना पड़ता है, और इसलिए आपको एक एक डिटेल जो है चैप्टर की याद होनी चाहिए, स्पेशली फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे बेसिकली हमारा हिस्ट्री जो है, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के चैप्टर्स हमारे वो बेस्ड ऑन हेरिटेज ही हैं। हेरिटेज तो समझते हो ना आप, विरासत। विरासत मतलब हमको हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई पुश्तैनी घर होगा, आपके मतलब दादा परदादा के ज़माने से आपको मिला हुआ है आपके घर पे। आप अब गाँव में अगर आप जाते होंगे तो वो जो घर आपको मिला हुआ है वो आपको घर विरासत में मिला हुआ है, हम ऐसा कहेंगे। या जो भी हमारे संस्कार हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है अपने बड़ों का पैर छूना। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है छोटे बच्चे ज़्यादा बदतमीजी करते हैं बड़ों से, तो डांटा जाता है कि ज़्यादा बड़ा हो गया है, बदतमीजी करेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब हमारा कल्चर रहा है, हमारा ट्रेडिशन रहा है, ये सब भी हमको विरासत में ही सीख मिली हुई है। फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करना है, हम दिवाली पे दिए जलाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ट्रेडिशन है, हमको हमसे विरासत में ही हमको मिला हुआ है। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया कि इस तरह से आपको ये सेलिब्रेट करना है। या जो भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, लिविंग का हमारा जो स्टाइल है, ठीक है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको लोगों से मिलना है, कैसे खाना खाना है, ये सारी चीज़ें भी हम सीखते आए हैं। तो ये सब हमारा हेरिटेज ही है। तो इस चैप्टर में हम कई तरह के हेरिटेज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेसिकली बहुत से लोगों का जो एक वो रहता है ना, बच्चों को ना अपने देश के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। कई बच्चों के दिमाग में तो ये रहता है हमारे देश में कुछ रहा ही नहीं, हमारे देश में सिर्फ गंदगी है, कचड़ा है, गरीबी है और लाचारी है। पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपका देश कितना महान रहा है हमेशा से, और आज भी है। ठीक है, पास्ट में भी था, आज भी है, और अगर आप लोग इसे मेंटेन करके रखोगे तो आगे भी ये इसी तरह से महान रहेगा, या इससे भी ज़्यादा महान बन सकता है। सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ। इसमें पहली लाइन है हमारी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। बहुत पुराना कल्चर रहा है हमारा हमेशा से। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। कैसे सिखाया? उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने खुद सीखा और फिर वो आगे की जनरेशन में धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते गए। ठीक है, तो आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको ये पता है कि ये वाला फ्रूट आपको खाना है और कौन सा फ्रूट आपको नहीं खाना है, कौन सी वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, कौन से वेजिटेबल्स आपको नहीं खाना है। आपको ये पता होता है कि ये चीज़ खाएगा आदमी तो बीमार पड़ सकता है या मर भी सकता है। कैसे पता चला? किसी ने तो ट्राई किया होगा ना, किसी ने तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, तो उन्होंने हमको ये सारी चीज़ें सिखाई। राइट, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमको उन्होंने सिखाई हैं। बहुत एंशियंट कल्चर, हमारा बहुत पुराना कल्चर रहा है। ऐसा समझ लो कि जब कई दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में नंगे पुंगे घूमते थे ना, तब से हमारे यहाँ कल्चर रहा है, हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, हमारा रहने का तरीका रहा है। क्लियर है? तो ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। तो हमारा बहुत ही पुराना कल्चर रहा है इंडिया का। ऐसे हमारे बहुत सारे पुराने ग्रंथ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स रहे हैं। स्क्रिप्चर्स तो समझते हो ना, ग्रंथ मतलब जैसे कि आपके रामायण है, महाभारत है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराण हमारे लिखे गए हैं। उपनिषद्स हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है। उपनिषद्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी आपको इंटरेस्ट हो और मन करे तो चेक करना गूगल पे उपनिषद्स के बारे में। हर मतलब आपकी फील्ड में जितने भी तरह के साइंसेस हैं, ठीक है, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे गॉड्स की बात की जाए, चाहे और कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बात की जाए, हर चीज़ का डिटेल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इतना कुछ हमारा रहा है और हमारे स्क्रिप्चर्स में हमको इतना कुछ पता चला है। तो वैसा ही हमारा एक बहुत पुराना स्क्रिप्चर है विष्णु पुराण। ठीक है, इस विष्णु पुराण में क्या लिखा गया है इंडिया के बारे में वो देख रहे हैं हम। संस्कृत में लिखा हुआ ये, उत्तरम
यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, मतलब नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में क्या है हमारा, ओशन तक, ठीक है। वर्षम तद भारत नाम भारतीयत्र संसतीह, मतलब हमारा देश इंडिया जो है वो हिमालय से, नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। इस पूरे हिस्से का, नॉर्थ के हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक के बीच का जितना हिस्सा है दैट इज़ भारत, ठीक है। इंडिया तो बहुत बाद में नाम पड़ा, मतलब ये तो ब्रिटिशर्स वगैरह आए हैं उसके हिसाब से नाम पड़ा है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया था हमको इंडिया, और अभी भी वही चला आ रहा है। बट बेसिकली हमारा नाम भारत, आर्यव्रत वगैरह वगैरह नाम रहा है। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान भी बहुत बाद में नाम आया, लेकिन पुराने नाम हमारे भारत, भारतवर्ष यही सब रहे हैं, आर्यव्रत वगैरह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। जो नए डिसेंडेंट्स हैं, मतलब आज के जो हमारे मतलब जो जनरेशन्स हो रही हैं, हम इनको इंडियंस कहते हैं, राइट। पहले हम भारतीय, मतलब हम भारतीय तो हमेशा से हैं, आज भी हैं, आर्यव्रत के रहवासी हम हमेशा से हैं, बट अभी मॉडर्न डे में इंडियंस कहा जाता है, राइट। किसी भी शुभ मतलब कोई भी कामकाज होता है, घर में पूजा पाठ होता है, कोई शादी ब्याह होता है या वगैरह कोई भी फंक्शन होता है, तो आपने नोटिस किया होगा हमेशा जब पंडित जी होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में ऐसे हाथ में कुछ फूल देते हैं, फूल लेना हाथ में, और कुछ 2-4 चावल के दाने, अक्षत कहते हैं जिसे, वो लेके और एक मंत्र जाप करते हैं, वो संकल्प लेना कहते हैं उसको, दैट इज़ टेकिंग रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सपोज हमको कोई दान देना है तो हम दान देने का मतलब एक रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब एक कसम खाते हैं कि हम ये जो दान के लिए जो वादा कर रहे हैं हम ये जरूर पूरा करेंगे। हम पूजा करने बैठते हैं तो उस टाइम भी हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम पूरे मन से, श्रद्धा से पूजा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन लिया जाता है। तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए होंगे, भारतवर्ष, भरतखंड, आर्यव्रत, ये सब वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। अगर आज तक कभी नोटिस नहीं किया तो अगली बार कभी भी कहीं पूजा पाठ वगैरह हो रहा हो तो स्टार्टिंग में एकदम जब स्टार्ट हो रही होती है ना पूजा, तभी ये सब चीज़ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही रेजोल्यूशन लिया जाता है, तो आपने सुना होगा। फिर अभी हाल में रामायण वगैरह बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाई गई थी टीवी पर, और रिकॉर्ड तोड़ दिया था रामायण ने। तो उस बीच में भी आपने देखा होगा लौकुश कांड जब स्टार्ट हुआ था, लौकुश लोगों का मतलब स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी, उन्होंने मतलब एक देखा होगा आपने गाना गाया था राम जी के दरबार में जाके, उस सॉन्ग में भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी, है ना। क्या था, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, राइट, ऐसा सुना था आपने। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे देश के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है कि इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है एक्चुअली में, ठीक है। जम्बूद्वीप में इस कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है जम्बूद्वीप, ठीक है। पहले के बहुत पुराने टाइम पर, ठीक है, आज तो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स भी अलग अलग तरीके से डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी स्टोरी है ना, बहुत पुराने ग्रंथ हैं, तो उनमें इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया था कि जम्बूद्वीप एक जगह है, उसमें भरतखंड है, उसमें आर्याव्रत है, वहाँ भारतवर्ष है, ऐसे जगह है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, और आज भी हम उन चीज़ों को ही फॉलो करते हैं जो वहाँ से हमने सीखी हुई हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ये सब वर्ड, जो भारतखंड है, जम्बूद्वीप वर्ड है, आर्यव्रत है, ये सब, ठीक है। अवर कंट्री इज गिफ्टेड विथ नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन नॉर्थ एंड सी इन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट। ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं वो मोस्टली नेचुरल हैं, ठीक है। नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है, और साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में ओशन है। साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में अरेबियन सी, राइट। तो तीन तरफ से नीचे की तरफ हमारा, राइट, पेनिनसुला जो है पूरा, तीनों तरफ हमारा पूरा वाटर बॉडी है, ठीक है। अब भाई पानी है, ऑलरेडी बाउंड्री बना दी हुई है, आपको इधर के बाहर नहीं जाना है, भाई हम नहीं जाते हैं, हम तो वैसे भी किसी के देश में टांग अड़ाने नहीं जाते। फिर नॉर्थ में हिमालयाज है ना, जहाँ उधर चाइना वगैरह भी है। चाइना ने वैसे तिब्बत कैप्चर करके वो कर लिया, लेकिन हमारी बाउंड्री कभी चाइना के साथ थी भी नहीं, हमारी तो बाउंड्री सिर्फ तिब्बत के साथ थी। आज कह सकते हैं कि चाइना के साथ है क्योंकि तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। बाकी इस तरफ पाकिस्तान वगैरह है, तो पाकिस्तान तो पहले इंडिया का ही पार्ट था, आपको पता ही है। तो मेनली हमारे जो भी बाउंड्रीज हैं वो नेचुरल ही हैं, पहाड़ हैं या तो समुद्र हैं, बराबर है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. Due to mutual exchanges, many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. अब हमारे देश की खूबसूरती इतनी रही है ना कि लोग हमेशा से हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट होते रहे हैं, राइट। अब कई लोग जो ये कहते हैं कि इंडिया बड़ा ही पिछड़ा हुआ देश है, गरीब है, वगैरह वगैरह,
तो उन बेशर्मों को ये कह दूँ कि भाई अगर हमारा देश इतना ही गरीब था, इतना ही कमज़ोर था, तो दुनिया भर के लोग हमारे देश में लूटने क्या आए थे? हाँ, मिट्टी लूटने तो आए नहीं थे, है ना। उनको पता था कि इंडिया कितना अमीर है, हमारे यहाँ सोना इतना था लोगों के पास, लोगों की लाइफस्टाइल इतनी रिच थी, ठीक है। बता तो रहा हूँ, हमारे यहाँ बता तो जब लोग जंगलों में नंगे पुंगे घूमते तब हमारे यहाँ कल्चर हुआ करता, तब हमारे यहाँ लोगों के यहाँ रहन सहन का एक सिस्टमेटिक तरीका होता था, राइट। ड्रेसिंग सेंस या फैमिली में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आई हैं। तो लोग हमको देख कर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उन लोग इंडिया को देखकर मिसमराइज हो जाते थे। मिसमराइज होना मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, हिंदी में कहूँ तो। जब आप कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ या बहुत ही अच्छी चीज़ देखते हो तो आप उसमें खो जाते हो, इसको कहते हैं मंत्रमुग्ध होना या मेस्मराइज होना। तो लोग इंडिया को जब देखते थे, इंडिया का कल्चर देखते थे कि यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, कैसा इनका मतलब लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें देखकर वो इतना खुश हो जाते थे, इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, वो आते थे इंडिया की तरफ, ठीक है। फिर इंडिया का रिचनेस देखते थे, अमीर हैं कितना इंडिया के लोग, इंडिया के लोगों के पास धन दौलत सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ज़मीन जायदाद इतनी सारी है, तो वो देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इंडिया की तरफ लोग आए। इसमें से कई लोग इंडिया में वैसे तो ट्रेड के बहाने आए, ट्रेड करने आए, लेकिन कई लोगों को इतना अट्रैक्शन हुआ कि वो यहीं पर सेटल हो गए, यहाँ से गए ही नहीं। इवन आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेज आए थे हमको लूटने आए थे जो, ठीक है, वैसे तो कई लोग आए थे ट्रेड करने बहाने, ट्रेड करते थे और चले भी जाते थे। कुछ लोग इन्वेडर्स बन गए, ठीक है, जैसे मुगल्स हैं और वगैरह वगैरह हैं, या फिर कुछ हमारे जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, ये लोग तो हमको लूटने के इरादे से आए थे। लेकिन इनमें से भी कई लोग इंडिया में ही सेटल हो गए, ठीक है, क्योंकि इनको इंडिया से लगाव इतना हो गया। अब इसमें से जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दो, रस्किन बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, इंग्लिश में बहुत चैप्टर्स आपको मिले होंगे कई बार, ठीक है, छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक। रस्किन बॉन्ड हर लेवल के बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इंग्लिश की बुक में रस्किन बॉन्ड की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो रस्किन बॉन्ड जो है वो भी ब्रिटिशर थे, लेकिन उनको इंडिया से इतना लगाव रहा शुरू से, वो सारी उनकी जो स्टोरीज होती थी वो इंडिया से ही बेस्ड होती थी, इंडिया में ही घूमती थी, इंडिया के ही लोकेशंस पर वो स्टोरीज बनाते थे। तो वो आज भी इंडिया में ही सेटल्ड है, मसूरी में रहते हैं, मसूरी इज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, आपको पता होगा, तो वहाँ पर सेटल्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं दूसरे देशों के लोग जो इंडिया में आके सेटल होके यहीं रह गए। तो ऐसे ना बहुत पुराने समय से होता आया, बहुत मतलब कई हजारों साल से ऐसा होता आया है। तो उस दौरान जो भी लोग यहाँ आते थे उसमें से कई लोग यहीं बस जाते थे, यहीं रह जाते थे। तो वो लोग जो वहाँ उनके किसी और देश से आए हैं तो वहाँ भी उनका अपना कुछ कल्चर या ट्रेडिशन रहा है, राइट। तो वो जब यहाँ बसते थे, यहाँ के लोगों में घुल मिल जाते थे, तो उनकी भी कुछ चीज़ें हमने एक्सेप्ट की। इंडिया का हमेशा से ना ये नेचर रहा है, हम है ना किसी चीज़ को ना मतलब अगर कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम उसे तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। गलत चीज़ों को ही हम सिर्फ छोड़ते हैं। अगर कोई चीज़ गलत नहीं है तो वो चाहे किसी भी, चाहे कोई धर्म हो, कोई भी जात हो, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम हर किसी को खुले दिल से अपने यहाँ एक्सेप्ट करते आए हैं। इसका कई बार हमको बहुत भारी नुकसान भी चुकाना पड़ा है, लेकिन फिर भी हमेशा हमारा ये कल्चर रहा है, हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि अतिथि देवो भव, राइट। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से जब इंसान आते थे उनको मतलब मेहमान समझते थे, और मेहमान को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उस हिसाब से हम उनको वेलकम करते थे, उनको अपने यहाँ सेटल होने देते थे, और फिर उनसे भी अगर कुछ चीज़ें सीखने जैसी होती थी तो हम सीखते थे। इस वजह से भी हमारा कल्चर बहुत रिच होता रहा है, पहले से भी रिच था, और दूसरे देशों से आने वाले लोग भी हमारे जब बस गए, यहाँ सेटल्ड हो गए, हमारे लोगों में घुल मिल गए, तो उनके भी कल्चर को हमने सीख लिया। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे पारसी कम्युनिटी है, ठीक है। पारसी लोग नॉर्मली ईरान से बिलोंग करते थे, राइट, पर ईरान में उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको मारा पीटा गया, वहाँ से उनको भगा दिया गया। तो वो लोग सीधा उन्होंने टारगेट कहाँ किया, इंडिया का, क्योंकि उनको पता था कि यही ऐसा देश है जो हर किसी की प्रॉब्लम समझता है। तो वो लोग इंडिया में आए, इंडिया के लोगों ने उनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, और आज पारसी कम्युनिटी जो है इंडिया में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश को आगे ले जाने में। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे डोनेशन करना हो, गरीबी दूर करना हो, या जॉब्स ऑफर करना हो, हर चीज़ में उन्होंने किया है। तो ये जो पारसी कम्युनिटी के लोग भले उस किसी और कंट्री से थे, वो जब यहाँ आए हमने उनको पूरे दिल से एक्सेप्ट किया, उनको अपने जगह पर रहने दिया, एक तरह मतलब फैमिली का मेंबर बना लिया, और उनका भी कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश में। तो उनके भी कल्चर को हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने भी हमारे पुराने कल्चरों को एक्सेप्ट किया है। तो हमने आपस में काफ़ी मेल जोल कर लिया, राइट। तो हमारे कल्चर्स मिक्स हो गए, और इस मिक्सअप होने की वजह से हमारा कल्चर और ज़्यादा रिच हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हमारे कल्चर में हमको देखने को मिले हैं, और यही चेंजेस हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहे हैं।
अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता दूं, अभी मैं आपके साथ हिंदी में ही डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट, सारी चीज़ें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी हिंदी तो बोल नहीं रहा हूँ, राइट, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कैसे हुआ भाई, देखो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी हमको इंग्लिश वगैरह सिखा दी, ठीक है, भले उन्होंने अपने फायदे के लिए सिखाई, इसमें तो उनका सेल्फिश मोटिव था, वो उनका जो काम करना था उसमें उनको इंग्लिश की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको तो हिंदी समझना मुश्किल था, तो वो लोगों ने हमारे लोगों को इंग्लिश वगैरह सिखाई, हम लोग इंग्लिश सीख गए, और आज हम ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों को मिक्स कर कर ही अपने लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आजकल आपने देखा ही होगा, नॉर्मली आप भी करते हो, और मैं भी यार बोले ही जा रहा हूँ कब से, वही हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंग्लिश यूज़ करते हैं हम, है ना, हिंग्लिश। ठीक है भाई, कुछ लुटेरे भी आए, उनसे भी हमने कुछ ना कुछ सीख ही लिया, और कुछ अच्छे लोग भी आए, उनके साथ भी हमने मिलजुल कर रहा, ठीक है। इंडिया लोकेशन एंड एरिया की अगर बात करें तो भाई इंडिया के लोकेशन एरिया के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक शॉर्ट में एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि इंडिया का जो एरिया वाइज, ठीक है, हम 7th रैंक पर आते हैं दुनिया में, ठीक है। रशिया, अमेरिका और कनाडा वगैरह बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, एरिया वाइज देखा जाए तो हम 7th रैंक पर आते हैं, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यस 2nd रैंक पर आते हैं हम। कुछ दिन में चाइना को पीछे कर देंगे हम, टेंशन मत लो, काबिलियत बहुत है हमारे अंदर, स्पेशली पॉपुलेशन बढ़ाने को लेकर, है ना। देखते हैं, कंट्रोल करें तो अच्छी बात है, बाकी बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं है कि हम इसमें 2nd रैंक पर हैं या 1st रैंक पर आ जाएं, ये गलत बात है, हमको बाकी चीज़ों में आगे निकलना है। तो रिच एंड वेरिड हेरिटेज, क्या है ये रिच एंड वेरिड हेरिटेज, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मदरलैंड हैज़ बेस्टॉर्ड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। हमारी मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि ने हमको रिच और एक बहुत ही वैरायटी वाला, वेरिड मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला हेरिटेज ऑफर किया है, ना सिर्फ हम ही को बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि इंडियंस का ना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने अपनी मतलब मातृभूमि से पाई हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज की बात हो, ठीक है, या जो भी कल्चरल हेरिटेज की बात हो, ये इतना डाइवर्स है, इतना वैरायटी वाला है, ठीक है, कि मतलब लोग चौंक जाते हैं देखने के बाद। आपको खुद पता चलता है अपने देश में कितने सारे त्यौहार हैं, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, कितने तरह के ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। एक ही फेस्टिवल को कई हिस्सों में इंडिया के अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। फॉर एग्जांपल नवरात्रि की ही बात कर लूँ मैं, तो गुजरात में नवरात्रि मतलब मेनली गरबा, नवरात्रि मतलब गरबा, रास गरबा, यही चीज़ दिमाग में घूमती है। अगर आप ईस्टर्न प्रोविंस में जाते हो, जैसे वेस्ट बंगाल साइड जाते हो, उस तरफ नवरात्रि मतलब दुर्गा पूजा, ठीक है, मूर्ति रखी जाती है दुर्गा माता की, काली माता की, और उनकी पूजा की जाती है, पंडाल वगैरह लगते हैं, जैसे कि गणपति में पंडाल लगते हैं वैसे वहाँ दुर्गा माता के पंडाल लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले ऐसा होता था कि दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता था, लेकिन आजकल हर जगह होता है, गरबा भी होता है वेस्ट बंगाल में, और गुजरात में भी दुर्गा पूजा होती है मूर्ति रख के, ठीक है। तो ये हर जगह अब पूरे इंडिया में फैल गया हुआ है, राइट। अभी गुजरात सिर्फ मतलब गरबा सिर्फ गुजरात तक ही लिमिटेड नहीं रहा है, आप देखोगे तो महाराष्ट्र में या इंडिया के अदर स्टेट्स में भी, दिल्ली वगैरह में भी गरबा बहुत धूमधाम से आजकल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। लेट्स सी इस बार क्या होता है, ये वायरस ने पूरा तबाही मचा रखा है। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज रहा है, हमारे मदर इंडिया ने जो भी हमको दिया हुआ है, हमारी कंट्री ने, वो बहुत ही वेरिड रहा है और बहुत ही रिच रहा है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग, सत्य चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। बेसिकली हमारा जो कल्चर रहा था, स्पेशली अगर गुजरात की बात की जाए तो ट्रेड ओरिएंटेड, आपने देखा होगा गुजराती लोग तो मतलब मोस्टली बिजनेस माइंडेड ही होते हैं, ठीक है। वो अगर मतलब एक छोटा सा पार्क भी खोलेंगे ना, तो वहाँ जरूर एक आइसक्रीम पार्लर खोल देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अगर एक छोटा पार्क भी खोलती है तो वहाँ एक आइसक्रीम पार्लर जरूर खोलेगी कि यहाँ से इनकम आना चाहिए, है ना। तो बहुत ही बिजनेस माइंडेड होते हैं स्पेशली गुजराती लोग, और पूरे इंडिया, ठीक है, हमारा पूरा देश ही लगभग ट्रेड ओरिएंटेड रहा है, हमारे यहाँ ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमेशा से। तो ये तो रहा है। इसके अलावा हमारे कल्चर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सत्य, चित और आनंद, ठीक है। ये सत्य, चित और आनंद क्या है? सत्य का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ, ठीक है। हम लोग हमेशा ट्रुथ को इंपॉर्टेंस देते आए हैं, हम यही मानते हैं सत्यमेव जयते, सुना होगा आपने, ट्रुथ हमेशा जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। झूठ भले कुछ दिन के लिए मजबूत हो जाए, कुछ दिन तक आगे निकल जाए, लेकिन जीत अंत में सच की ही होती है। तो सत्य को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज सत्य। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, ठीक है।
इंसान को कॉन्शियस होना जरूरी है। कॉन्शियस होना मतलब ऐसा नहीं कि बस गधे घोड़ों की तरह जो चल रहा है चलते हैं तो चलने दो, नहीं, हम चीज़ों को रियलाइज करते हैं, ठीक है, हम इंपॉर्टेंस देते हैं नॉलेज को, ठीक है। चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस आपको कैसे आएगा? कॉन्शियसनेस मतलब होश। अब आप होश में तो हर वक्त रहते हो, है ना, पी के थोड़ी पड़े रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का मतलब, होश में आने का मतलब कुछ और, नेचुरल अवेकनिंग, नॉलेज की मदद से, ठीक है। आप जितना नॉलेज गेन करोगे आपको उतना सच रियलाइज होगा, आपको दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे का रीज़न रियलाइज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज से ही पता चलती हैं, राइट। अगर आपको पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि चाइना इंडिया के बीच में बवाल चल रहा है कुछ दिन से, ठीक है, हमारे यहाँ बीच में प्रॉब्लम चल रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। तो ये क्यों हो रही है? मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं है, राइट। 70-80% लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को पता है उनको क्यों पता है? क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, आपको पता चल गया, है ना। अब एक कोई ऐसा आदमी जिसने कभी ग्रेविटी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं किया है, गंवार है पूरी तरह से, उसको आप पूछोगे चीज़ नीचे क्यों गिरती है? अरे भाई गिरती है तो गिरती है, हमको क्या लेना देना, तुमको क्या लेना देना है, और तुमको आज पंचायत है, तुम जाओ कहीं और पता करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, राइट। आपको पता है क्योंकि आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ होती है कि जब आप नॉलेज पाते हो ना, तो आप आसपास की चीज़ें क्यों हो रही हैं उन सबके पीछे का रीज़न समझ पाते हो, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं चित्त। फिर आता है आनंद। आनंद मतलब एक खुश करना अपने आप को, ठीक है। हम मतलब अपने आप को आनंद करने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ नाच गा के खुश किया जाता है। आनंद होने के कई तरीके हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं? हम आनंद के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो जिंदगी में सुख दुख सब लगा रहता है। तो दुखी जब इंसान हो जाता है ना, तो दुख से बाहर आने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इतने सारे फेस्टिवल्स वगैरह बनाए गए हैं कि भाई तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो दुखी हो गया, चल, फिर हो सकता है 10 दिन बाद एक त्यौहार आए और वो बंदा ना सेलिब्रेट करे, दुखी है, बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं सेलिब्रेट करूँगा। फिर 20-25 दिन बाद फिर एक फेस्टिवल आ जाता है, अभी मैं दुखी हूँ पर दुख थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस फेस्टिवल में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूँगा, ज़्यादा नहीं। फिर अगला फेस्टिवल आएगा तो वहाँ तो पार्टिसिपेट करेगा ही बंदा, ठीक है। तो इतने सारे फेस्टिवल्स इस तरह से बनाए गए हैं, इतने ट्रेडिशंस बनाए गए हैं, इस तरह के चीज़ें बनाई गई हैं। शादी ब्याह, घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ों में, घर में कोई नया घर ले लिया गया, नई गाड़ी खरीदी गई, हर चीज़ के लिए हमने एक तरह का सिस्टम बना लिया कि हम इसको इस तरह से पूजा करके या ऐसे खुशी मना के सेलिब्रेट करेंगे। तो दैट इज़ आनंद। हम हर चीज़ में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम दुख को अलग करके तुरंत खुशी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, दैट इज आनंद। तो इंडियन कल्चर इन 3 चीज़ों पर बेस्ड रहा है, सत्य, चित्त और आनंद। तो ये चीज़ क्लियर रखना अपनी, ठीक है। क्लियर है? सत्य, चित्त और आनंद का मतलब सच, मतलब हम हमेशा सच की तलाश करते हैं, सच क्या है हम उसी को ढूंढते हैं, हमेशा सच्चाई के पीछे चलते हैं और झूठ को हम नकारते रहे हैं। चित्त करना मतलब नॉलेज पाना और हर चीज़ को जानने की कोशिश करना। आनंद मतलब भाई अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमेशा से रही हैं। Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to Indian settle. मैंने आपको पहले बता दिया कि दूसरे देशों से भी जो लोग इंडिया में आए, यहाँ सेटल हुए, हमने उनसे भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की और अपनी चीज़ें उनको सिखाई। इस तरह से पूरा मिंगलिंग हो गया, मिक्सअप हो गया, राइट। तो हमने उनसे भी बहुत कुछ सीख लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्रिसमस कौन मनाता था? कोई नहीं मनाता था। हम थोड़ी ना, हमारे देश में क्रिश्चियंस नहीं थे, क्रिश्चियंस तो बहुत बाद में हुए, तो हम क्रिसमस नहीं मनाते थे। आज हम क्रिसमस बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो दूसरे देशों से लोग आए, क्रिश्चियंस आए, वो यहाँ सेटल हुए, तो उनसे भी कुछ चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। चलो भाई, सेंटा क्लॉज आता है, वो गिफ्ट दे के जाता है, भले नहीं दे के जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लटका दिया मोजा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं और भी बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट की हुई हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज विच केम टू इंडिया सेड दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस। अच्छा, और जो दूसरे लोग भी यहाँ आए और जो सेटल हो गए, ठीक है, जो सेटल हो गए, तो उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स ही जब इंडिया आए, वो यहाँ सेटल हुए, बहुत से यहाँ सेटल हो गए, तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखी, हमारे साथ हमारे फेस्टिवल्स मनाना सीखे, हमारे साथ हमारे जो योगा वगैरह है, आज आप देख रहे हो दुनिया भर के लोग, इंडिया से ज़्यादा योगा तो दूसरे देशों के लोग करते हैं, ठीक है। स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो ब्रिटेन है, चाहे अमेरिका है, इन सब जगहों पर योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि मतलब ये योगा मतलब यार क्या गरीबों वाला देहातियों वाला, गवारों वाला काम काज है, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस अब लोगों को समझ में आ रही है जब से हमने इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करवाया है,
ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तब से लोगों को थोड़ा इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस आई है, वरना हम तो भूल ही चुके थे इन चीज़ों को, है ना। तो योगा की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, ये भी दुनिया ने हमसे सीखा हुआ है। जो दो दूसरे देश के लोग यहाँ आके बसे, उन्होंने भी यहाँ से सीखा, और जब वो यहाँ से अपने देश वापस गए, ठीक है, तो वहाँ भी उन्होंने अपने देश के लोगों को सिखाया। जैसे ब्रिटिशर्स को योगा वोगा थोड़ी ना पता था, वो तो यहाँ से योगा सीख के गए, अपने देशों में भी उन्होंने इस चीज़ को मतलब फैला दिया। वैसे ही एक क्या कह सकते हैं इसको, कि एक आचमन कह सकते हैं, या जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है नॉन वायलेंस, ठीक है, आचरण, आचमन नहीं सॉरी आचरण, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एक तरह का नॉन वायलेंस, हमने नॉन वायलेंस भी दुनिया को सिखाया। पता ही होगा आपको, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, गांधी जी के बारे में कहा जाता है सत्य और अहिंसा के पुजारी, राइट। तो नॉन वायलेंस को भी दुनिया को हमने सिखाया, दुनिया के लोगों ने हमसे आके नॉन वायलेंस सीखा। हम मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं हम ये कोशिश करते हैं कि लड़ाई किए बिना, युद्ध किए बिना ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। हमारा पहला इंपॉर्टेंस यही रहा था, मतलब रहा है हमेशा से, कि लड़ाई को अवॉइड की जाए। अब बोलोगे कि इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हमारे देश में, जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, ठीक है, फिर महाभारत हुआ। राम रावण का युद्ध भी आपको पता होगा, अगर रामायण देख ली है तो अब तो पता ही चल गया होगा, नहीं देखी तो फिर बता दूं कि क्यों हुआ। क्योंकि भाई देखो, राम जी ने देखा कि रावण ने गलत किया है, रावण को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर जब वो पहुंच गए लंका, तभी भी उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, पहले उन्होंने शांति संदेश भेजा। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि अगर आप किसी से लड़ाई करने भी जा रहे हो तो सामने वाले को एक मौका जरूर दो शांति का, कि पीसफुली मैटर को सॉल्व कर लिया जाए। और अगर फिर भी नहीं मानता है, लास्ट ऑप्शन बचता है, तब आप उसमें लड़ाई या जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही महाभारत रहा है, महाभारत में भी कृष्ण जी ने कौरवों को समझाया कि भाई मान जाओ, मत लड़ो, अभी भी टाइम है, मैटर सेटल कर लेते हैं पीसफुली, लेकिन नहीं माने तो फिर हुआ। तो हमेशा से हमारा ये रहा है कि हम वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम नॉन वायलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और ये दुनिया के लोगों ने भी हमसे सीखा और उस चीज़ को अडॉप्ट किया, ठीक है। दे हैव people right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही रिच सिविलाइजेशन रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। कैसे बहुत पुराने समय में मतलब हम रोड हुआ करते थे, 2-2 मंजिलों के घर हुआ करते थे। आज भी हमारे यहाँ देहात के एरिया में चले जाओगे, एकदम गांव का इलाका जो मतलब शहरों से बहुत दूर है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ देखोगे गांव में कच्ची सड़कें हैं, ठीक है। ऐसे सीधा पगडंडी रोड्स मिलेंगे ही नहीं आपको, अभी भी लोग झोपड़ियों में रहते हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पर आज से कई हजार साल पहले लोगों के पास 2-2 मंजिला घर हुआ करते थे, उनके यहाँ 12-12 फीट चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, जो आज की डेट में हमको देखने को नहीं मिल रही। आज से कई हजार साल पहले लोगों के घरों के आसपास ऐसी सड़कें हुआ करती थी। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो आगे ग्रो करना चाहिए। तो पहले अगर 8-10 फुट की सड़क बनाते थे तो आज 20-20 फुट की चौड़ी सड़क बननी चाहिए, पर हमने देखा कि हमारी बर्बादी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, ठीक है। ये खास ध्यान रखना, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको आगे चल के देश संभालना है, आप ही कंट्रीब्यूट करोगे इंडिया के ग्रोथ में। तो ये चीज़ समझो, जब हमने अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस ना देके दूसरों के कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, तब हमारी बर्बादी हुई, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ध्यान रखना है, दूसरों के कल्चर को हमको रेस्पेक्ट करना है, नो डाउट, और उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम हर किसी को नकारेंगे, नहीं, बट हमारा कल्चर जो है उसको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वजों ने, जो आज तक इतना कुछ बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो कई लोगों की मेहनत की वजह से बचा हुआ है। उन्होंने हर चीज़, जो अच्छी चीज़ें थी एक्सेप्ट की, बुरी चीज़ों को नकारा, और अपनी जो चीज़ें थी उनको भी संभाला, ठीक है। जब जब जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई उस चीज़ का हमको फल भोगने को मिला है। तो ये चीज़ें हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक, ठीक है, बहुत से देशों से हमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, और उन चीज़ों को भी हमने मतलब आगे बढ़ाया है। चाहे वो इंटेलेक्चुअलिटी की बात हो, चाहे वो एबिलिटी की बात हो, टैलेंट की बात हो, स्किल की बात हो, समझ रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अलग स्किल है जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि मान लो आपको ड्राइंग बनाने नहीं आती, ठीक है,
और आपने देखा आपका कोई पड़ोसी है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो आप उसके पास मिलोगे, बातचीत करोगे, आपके रिलेशंस बन गए, तो आप उसके बोलोगे भाई मेरे को पेंटिंग सिखा दे, तो उससे तुम भी सीख सकते हो, ठीक है। तुमको कुछ और स्किल आती है, तुम उसको सिखा सकते हो। तो वैसे ही जब दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आए, सेटल हुए, तो उनके पास कुछ अलग स्किल थी जो हमारे पास नहीं थी, तो हमने उनसे सीख ली। हमारे पास स्किल थी जो उनके पास नहीं थी, हमने उनको सिखा दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से होती रही हैं। इसकी वजह से भी हमारा कल्चर जो है बहुत ही रिच रहा है और वैलिड रहा है। ये जो चीज़ें हम पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को इस तरह से क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि क्यों इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच और वैलिड रहा है। वाई इंडियन कल्चर इज सो रिच एंड वैलिड। तो उसमें आप ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है? इनमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशंस, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स रहे, मतलब स्कॉलर्स मतलब पंडित कह सकते हो आप, ठीक है, जो ज्ञानी लोग रहे हैं, चाहे फिलोसोफर्स रहे हैं, चाहे आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे कारीगर रहे हैं। आर्टिशंस मतलब कोई भी कारीगर, एक तरह का स्पेशल, जैसे पॉटरी बनाते हैं तो उनको आर्टिशन कहा जा सकता है, पॉटर्स को, ठीक है। फिर जो पत्थरों की नक्काशी करके मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको हम आर्टिशंस कह सकते हैं। ऐसे हैं साधु, संत हैं, साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, हर किसी ने, ठीक है, इंडिया के कल्चर के ग्रो होने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, ठीक है। चाहे वो पुराने अब देखोगे अगर पुराने ज़माने में जो हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे वो साधु संत ही हुआ करते थे। वराहम मिहिर हैं, आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। किसी ने एस्ट्रोनॉमी में, किसी ने मैथमेटिक्स में, किसी ने कहीं ना कहीं, सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत से आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है, तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, कबीर हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह रहा हैं, जिन्होंने मतलब पोइट्रीज के थ्रू, मीराबाई, नरसिंह मेहता, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत से हिस्टोरियंस रहे हैं, तो सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे कल्चर में। इसी वजह से हमारा कल्चर इतना रिच है और इतना वैलिड है। अब कल्चर की अगर आपको डेफिनेशन सिंपल तौर पर पूछी जाए तो व्हाट इज कल्चर, तो कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो कल्चर बेसिकली क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि कल्चर क्या है, तो कल्चर कुछ नहीं है, जो आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से जी रहे हो वही कल्चर है। अब ये क्या बात हो गई? मतलब आपका एक हैबिट बना हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो आपके ही घर में ना कई बड़े बुजुर्ग जो लोग होंगे ना, तो वो देखोगे ना वो नहाए बिना खाना भी नहीं खाते हैं। कई जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वो नहाएंगे, पूजा करेंगे, कोई बहुत डिटेल्ड पूजा करता है, बड़ी पूजा करता है, बैठ के आधे आधे घंटे के 1 घंटे। कोई ऐसे होते हैं सिर्फ मतलब सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे और उसके बाद चाय या नाश्ता जो भी है उसके बाद ही करेंगे। बूढ़े लोग आज भी ऐसा करते हैं, सुबह 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे उठ जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, वैसे अगर आप सिटी वगैरह में सेटल्ड हो तो वैसे भी बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी आदतें उस हिसाब से हैं। ऑफिस जाना होगा 9-10 बजे, तो हम उस हिसाब से थकान वगैरह के हिसाब से उठते हैं अपने टाइम से और फिर रेडी होकर चले जाते हैं। फिर भी घर में कई जगहों पर लेडीज़ स्पेशली करके घर में अगर मम्मी वगैरह ये सब आप देखोगे तो ये लोग ज़्यादा मतलब पूजा पाठ को लेकर डेडिकेटेड होते हैं कि भाई नहाए धोए बिना खाना नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह ट्रेडिशंस वगैरह चलते रहे हैं हमारे यहाँ। गाँव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, शहरों में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी है कि हम गाँव के साथ एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम है हमको, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अलग है और गाँव की लाइफस्टाइल अलग है। तो वहाँ आज भी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बिना नहाए धोए खाएंगे नहीं, पूजा पाठ के बिना कुछ अन्न जल मुँह में नहीं डालेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? कल्चर है, ठीक है। तो हम कैसा ऐसा कहते हैं ना कि गांव में थोड़ा अलग कल्चर चलता है और शहर में थोड़ा अलग कल्चर चलता है ना। गांव के लोग 7-8 बजे खाना वाना बना के और सो जाते हैं। वैसे आजकल देखोगे तो धीरे धीरे गांव में भी चेंजेस आने लगे हैं, ठीक है। गांव भी थोड़े अर्बनाइज होते जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ भी शहर का असर आता जा रहा है, थैंक्स टू द इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेट वगैरह अवेलेबल हो गया है, तो वहाँ भी लोग रात को 9-10 बजे तक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तुम्हारी तरह टिकटॉक वगैरह भी चलाते हैं। वो तो अच्छा बंद करते हैं, चलो ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी हम लाइफस्टाइल, हमारी आदतें जो हैं, ठीक है, हैबिट्स, हमारी वैल्यूज़, हम किन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। हम किसी भगवान मानते हैं, मतलब पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान के पूजते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज़ हैं। कस्टम्स हैं, मतलब तौर तरीके हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंदिर गए, कभी मंदिर में आपने ऐसे पैर छुआ और उसके बाद आप परिक्रमा करते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का कस्टम बनाया हुआ है ना। शादी होगी तो नॉर्मली देखा होगा, हिंदू ट्रेडिशन में शादी होती है तो वो अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, ये सब कस्टम्स हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं अलग अलग स्टेट्स में शादी करने के भी तरीके अलग अलग हैं, या पूजा पाठ के भी थोड़े थोड़े तरीके अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैं, उनमें अगर शादी होती है तो उनमें थोड़ा अलग तरीके का होता है, कबूल है करके करते हैं, एक कसम खाई जाती है। और क्रिश्चियंस में थोड़ी अलग तरीके से शादी होती है। तो वो कस्टम्स एक तरह के मतलब बनाए गए हैं, ठीक है, कि इस तरह से इसमें मैरिज होगी, इस तरह से मैरिज होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है।
ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल, फिर वही ट्रेडिशन मतलब क्या परंपरा रही है, ठीक है, बड़ों का पैर छुओ, ठीक है, छोटे गलती करे तो उनको समझाओ, नहीं समझाएं तो फिर बाजू में लेके वो, ठीक है, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ट्रेडिशंस और हमारे लाइफस्टाइल का कैसा तौर तरीका हमारा कैसा है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसी बात बोलते हैं, किस तरह का हम खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का मतलब पार्ट है। मतलब इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये पूरा मिला के आपका कल्चर बनेगा, ठीक है। तो मतलब आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किस तरह के घर में रह रहे हो, कैसे लोगों से मिलते हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है, नमस्ते करना, पैर छूना, राम राम करना, या क्या अस्सलाम वालेकुम बोलना, या जो भी है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। जब किसी को मिलते हो तो ग्रीटिंग्स क्या देते हो, जब किसी से दूर होते हो तो क्या ग्रीटिंग्स देते हो, आप घर में किस तरह से रहते हो, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हो, छोटों के साथ कैसे बिहेव करते हो, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हो, पूजा पाठ कैसे करते हो, आपके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो ये सब मिलाकर कहलाता है कल्चर। क्लियर है? तो देखा जाए तो बेसिकली मैंने मीनिंग ऑफ कल्चर भी आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? फिर अगले वीडियो में बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में मेंशन करना। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।